स्वामी जी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और मेरा किसी राजनीतिक दल से न कोई संबंध है, न मेरी कोई सहानुभूति है। लेकिन क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए मैं राष्ट्र के प्रति अपना ये कर्तव्य मानता हूं कि देश में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसकी निष्पक्ष विश्लेषण करूं और ये जानने का प्रयास करूं कि इन घटनाओं का भारत के अखंडता, एकता, सुरक्षा और सार्वभौमिकता पर क्या असर पड़ेगा। ये मेरा शिक्षक के रूप में नैतिक कर्तव्य है अपनी भारत माता के प्रति। इस परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, इसका कोई राजनीतिक पक्ष न ढूंढें। कल जिस प्रकार से करण थापर ने सतपाल मलिक जी का इंटरव्यू लिया और उसके पहले 3-4 दिन पहले प्रशांत टंडन जी, जो बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, विश्लेषण के आधार पर पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने सतपाल मलिक जी का साक्षात्कार लिया। सतपाल मलिक जी के बारे में आप जानते होंगे। सतपाल मलिक जी छात्र जीवन से राजनीति से संबद्ध रहे, समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, सिद्धांतवादी व्यक्ति थे और कश्मीर के राज्यपाल रहे, गोवा के भी राज्यपाल रहे और भी प्रदेशों के राज्यपाल रहे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उनका कार्यकाल माना जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल के रूप में माना जाता है, क्योंकि जो देश की दो बहुत बड़ी घटनाएं घटीं, एक धारा 370 को शिथिल करने का और दूसरा स्टेट को 3 भागों में विभाजित करके यूनियन टेरिटरी बनाने का, ये उसी समय हुई जब सतपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। सतपाल मलिक जी ने अपने साक्षात्कार में प्रशांत टंडन जी को और करण थापर जी को जो कहा, आइए उसका विश्लेषण करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर को जो 3 भागों में विभक्त करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इससे न केवल कश्मीर घाटी के लोग क्षुब्ध हैं, बल्कि लद्दाख के और जम्मू के लोग भी क्षुब्ध हैं, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टेट को डाउनग्रेड किया गया। यूनियन टेरिटरी को तो स्टेट बनाया गया, लेकिन स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो, ये एक अभूतपूर्व घटना है। और सतपाल मलिक जी ने यह भी कहा कि अगर इसके बारे में मुझसे राय ली जाती तो मैं इसके विपक्ष में खड़ा होता और ये कहता कि ये कदम तीनों भाग जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, इसकी जनता पसंद नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 हटने से या उसको शिथिल करने से जनता पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और वहाँ कोई विद्रोह भी नहीं होगा, कोई अशांति भी नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार से स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उससे ज़रूर जनता क्षुब्ध होगी और जो बात आज सच सिद्ध हो रही है, क्योंकि डाउनग्रेड करने से वहाँ की जनता उद्वेलित है। नंबर 1। नंबर 2, सतपाल मलिक जी ने यह भी कहा कि उनका खुद विश्लेषण ये है कि देश के चुने हुए, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अपरिपक्व नेता हैं। ये उनका अनुभव है, ये उन्होंने कहा करण थापर से बात करते समय। उनको जमीनी जानकारी नहीं है, उनको जमीनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वो अपने में मस्त रहते हैं, ये कहा सतपाल मलिक जी ने। अब ये बड़ी गंभीर टिप्पणी है। अगर ये सच है तो देशवासियों को हमको ये सोचना होगा, क्योंकि अभी तक हम ये सोचते आए थे कि माननीय मोदी जी बहुत जानकार व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ज़मीन के नेता हैं, ज़मीन पे उनकी पकड़ है,
लेकिन अगर सतपाल मलिक सच कह रहे हैं कि वो इल इन्फॉर्म्ड लीडर है, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, और उस राज्यपाल की है जिस राज्यपाल को माननीय मोदी जी ने ही नियुक्त किया है, और इतने साल तक जो जम्मू एंड कश्मीर में, गोवा में और दूसरे प्रदेशों में राज्यपाल रहे। तीसरी बात जो सतपाल मलिक जी ने कहा पुलवामा की घटना के बारे में, उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए उसके बारे में उनके पास ये जानकारी है कि सेना के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर मांगे थे सेना के जवानों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए, लेकिन वो मांग नहीं सुनी गई और उनको सड़क मार्ग से लाया गया। और जब सड़क मार्ग से लाया गया तो नॉर्मली कश्मीर में आज की तारीख में भी जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है या कोई आर्मी का मूवमेंट होता है तो सड़क को सैनिटाइज कर दिया जाता है। सैनिटाइज करने का मतलब उसे हर तरह से गार्ड किया जाता है, ड्रोन के माध्यम से, इंटरसेप्शन से पुलिस होती है, आर्मी होती है, सीआरपीएफ होती है, जिससे कि उसमें कोई हमारे वीआईपी या हमारे आर्मी के जो कन्वॉय है उस पर कोई आक्रमण ना हो सके। लेकिन सतपाल मलिक जी ने यह बताया कि करीब 8 सड़कें उस क्षेत्र को क्रॉस करती थीं, उस पर कहीं भी एक भी जिप्सी भी पुलिस की या सीआरपीएफ की तैनात नहीं थी। इसका मतलब जब ये कन्वॉय आर्मी सीआरपीएफ का मूव कर रहा था उस समय सैनिटाइज एरिया को नहीं किया गया था, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। उन्होंने ये भी बताया करण थापर को कि ये जीप जिसके अंदर 300 केजी आरडीएक्स भरा हुआ था, ये 10-12 दिन से उस क्षेत्र में आनंद से घूमती रही। उसे इंटरसेप्ट नहीं किया गया, उसको नहीं पकड़ा गया, और वो जीप क्योंकि एरिया सैनिटाइज नहीं था इसलिए उसने एक इंटरसेप्शन से घुस के हमारे सेना की जवानों की टोली की एक ट्रक को उड़ा दिया और हमारे वीर जवानों के चिथड़े उड़ गए। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ होगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्र से ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो हमारे वीर सैनिकों की शहादत करे और हमारे देश के जो मनोबल है उसको गिराए। लेकिन ये मेरी अपनी भारत सरकार से अपेक्षा थी और है और रहेगी कि पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको किस प्रकार से नाकामयाब करे और बिना लड़े हमारे वीर जवानों की शहादत न हो। वीर जवान हमारे देश के परंपरा काल से जब लड़ते हैं तो अपना सिर पे कफन बांध कर लड़ते हैं, -30 डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ़ के अंदर संघर्ष करते हैं, और राजस्थान के बॉर्डर पे 50 डिग्री के टेम्परेचर पे भी सहन करते हैं। मैंने क्योंकि आर्मी के जेसीओज़ को यहाँ तक कि मेजर जनरल लेवल के ऑफिसर्स को भी पढ़ाया है, और मेरी बहुत सारी आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई हैं जब मैंने उनसे बात की है। मैं ये मानता था कि आर्मी के जो जवान हैं जब वो सीमा में तैनात होते हैं कश्मीर पे -20-30 डिग्री पे, तो शायद इसलिए जीवित रह जाते हैं कि वो शराब पीते हैं और नॉनवेज खाते हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ जब वहाँ जेसीओज़ ने खड़े होकर कहा कि सर हमने अपने जीवन में आज तक शराब नहीं पी और आज तक नॉनवेज नहीं खाया। मेरा सिर श्रद्धा से उनके सामने झुक गया और मैंने कहा मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप मेरी भारत माता की रक्षा करने के लिए, हम लोगों की रक्षा करने के लिए, हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपनी जान को किस प्रकार से न्योछावर करते हैं, ये हम जैसे शहर में लोग रहने वाले लोगों के लिए अकल्पनीय है, हम सोच नहीं सकते। और वो भी, और उन्होंने फ़ोटो दिखाई अपनी
किस प्रकार से बर्फ से ढके हुए, किस प्रकार की ड्रेस पहने हुए, हिल नहीं सकते, घंटों नहीं हिल सकते। ऐसी स्थिति में वहां वो रहते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा, सतपाल मलिक जी ने, कि ये लापरवाही थी, इंटेलिजेंस फेल्योर था और इसके लिए दोषी लोगों का ढूंढना बहुत आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल साहब हैं, वो उनके क्लास फेलो हैं और उनसे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। इसलिए उन्होंने डोवल साहब से जब फ़ोन पे बात की तो डोवल साहब ने कहा कि सतपाल, कश्मीर के बारे में कोई बात मत कहना, कश्मीर के बारे में तुम्हें कोई बात नहीं करनी, चुप रहो। और वो चुप रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। लेकिन जब उन्होंने देखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हेलीकॉप्टर मंगाने थे या कॉन्वॉय के जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करनी थी, उसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं था। वो सीआरपीएफ और आर्मी के पर्सनल और पुलिस की आपसी संबंध थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पे काम करता था, इसलिए उनका कोई रोल नहीं था। लेकिन वो ये मानते हैं, क्योंकि उस समय वो प्रदेश के राज्यपाल थे, इसलिए उनका भी उत्तरदायित्व है कि हमारे देश के 40 वीर जवान पुलवामा में कैसे शहीद हुए। जब ये पुलवामा की घटना हुई, उस समय बहुत सारी टीवी चैनल्स ने अपने कॉन्क्लेव किए थे। बहुत सारे कॉन्क्लेव में मैं गया। एक कॉन्क्लेव में मुझे याद है, आगरा की एक बिटिया थी जो किसी प्राइवेट एयरलाइंस में काम करती थी। वो आई थी और उसने बताया कि जब उसके पिता का शव, जो कि पुलवामा में शहीद हुआ था, लाया गया घर में, तो उसकी मां ने कहा कि मेरे को मेरे पति का चेहरा एक बार देख लेने दो। तो उसके साथ जो जवान आए थे, उन्होंने कहा कि इसका कुछ नहीं है, ये सब केवल चीथड़े हैं, अब तो चेहरे का कुछ नहीं है, बस ये तो अवशेष हैं बस। जैसे राजीव गांधी के साथ हुआ था। राजीव गांधी को भी पहचाना गया था उनके कपड़ों से। अब आप सोचिए उस पत्नी की वेदना, उस बिटिया की वेदना, और वो बिटिया रोने लगी। उसने कहा कि शुरू में 5-6 दिन तो डीएम कमिश्नर आए, बड़ी सांत्वना बधाई, ये देंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और उसके बाद वो कहती है कि महीने के बाद जब हम जाते हैं डीएम या कमिश्नर ऑफिस में, हमें घंटों बाहर बिठाया जाता है, कोई हमें पूछता नहीं है, कोई हमसे बात नहीं करता है। ये हमारे देश के वीर जवानों के परिवारों की वेदना है, जिनकी प्राणों की बलि ले ली गई हमारे देश के कर्णधारों की लापरवाही की वजह से, जो सतपाल मलिक जी ने कहा। उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार से होम मिनिस्टर उस समय राजनाथ सिंह जी थे, उनके संज्ञान में भी ये चीज़ थी, लेकिन सबकी तरफ से ये निर्देश थे कि इस विषय पे तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। तो क्या ये कोई षड्यंत्र था या नहीं था, या हम लोग निर्मूल आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं? अगर सतपाल मलिक जी इतनी संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर आज बोल रहे हैं कि ये हमारी लापरवाही थी, और अगर ये बात सच नहीं है, अगर ये ऐसा है कि वहाँ पे सैनिटाइज एरिया को किया गया था, वहाँ पे पूरी व्यवस्था थी हमारे सैनिकों की रक्षा करने की, अगर हेलीकॉप्टर की मांग नहीं की गई थी, और अगर हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी तो हेलीकॉप्टर की मांग को क्यों ठुकराया गया था, ये सारी चीज जानने का हक हम सबका है, भारतवासियों का है। क्योंकि हमारे वीर सैनिकों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि उसको राजनीतिक हित साधने के लिए कोई उसकी बलि ले ले। ये नर बलि है अगर ये षड्यंत्र है। तो अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन पर कार्रवाई हो। अगर सतपाल मलिक जी
सच बोल रहे हैं तो डोवल साहब को, उस समय के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को कस्टडी में लिया जाए और उनसे पूछताछ हो, और यह सच पता चलाया जाए कि ये लापरवाही जानबूझ के हुई, ये क्रिमिनल नेग्लिजियंस थी, ये वीर सैनिकों की बलि लेने का षड्यंत्र था राजनीतिक लाभ के लिए, या सतपाल मलिक गलत कह रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत वेदना का प्रश्न है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसका क्या राजनीतिक प्रभाव होगा, क्या होगा, इससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं पहले ही व्यथित था। अडानी प्रकरण में कोई जांच नहीं हो रही है, कोई पूछताछ नहीं हो रही है, अडानी जी स्वच्छंद घूम रहे हैं, और इतना बड़ा मसला है। किरण भाई पटेल, सतपाल मलिक जी को Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली है, केवल एक पुलिस अधिकारी उनकी रक्षा के लिए है, और एक फर्स्ट फ्लोर के मध्यम वर्गीय कॉलोनी के फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, और उनकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, जो गवर्नर थे कश्मीर के। और किरण भाई पटेल जो एक फर्जी आदमी था, एक फ्रॉड आदमी था, उसको Z+ सिक्योरिटी मिली, किसकी संस्तुति में मिली, क्योंकि लोकल प्रशासन का यह कहना है कि उन्होंने कोई पत्र इशू नहीं किया। इसका मतलब दिल्ली से कोई पत्र गया था, वो किसका पत्र था इसकी भी कोई जांच नहीं हुई, ये भी हमें नहीं पता है। तो एक तरफ सतपाल मलिक जी को सुरक्षा न मिले और किरण भाई पटेल जैसे फर्जी आदमी को Z+ सिक्योरिटी मिल जाए, क्या देश की सुरक्षा अखंडता पे खतरा है? ये जानना मेरे जैसे शिक्षक का अधिकार है, और ये आप लोगों का भी अधिकार है, क्योंकि मैं नहीं सोच सकता कि देश की 140 करोड़ जनता में से एक भी आदमी ऐसा होगा जो देश के जवानों की कुर्बानी अपने हित के लिए कर सके, आर्थिक हित के लिए, राजनीतिक हित के लिए। और अगर ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को कठोरतम उन्हें फांसी की सजा दी जाए, उनको चौराहों पे लाया जाए, क्योंकि यह सह नहीं हो सकता। 1000-2000 करोड़ की हेरा फेरी तो हम सुनते रहे, ऋण माफ करना, वन टाइम सेटलमेंट करना, ऋण का राइट ऑफ कर देना, देश से विदेश अपने पूंजीपति मित्रों को भगा देना, ये सब तो हम सुनते रहे, कान पक गए सुन सुन के। 80 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज मुफ्त देना और उसका ढिंडोरा पीटना, गरीबी रेखा से लोगों का नीचे चला जाना, ये सब तो हम सुनते रहे, आदी हो गए थे। लेकिन हमारे वीर जवानों की शहादत राजनीतिक हित के लिए हो, नहीं कल्पना कर सकता मैं। और जांच नहीं होगी, 2 दिन हो गए अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है, ये पता चलाने का प्रयास नहीं हो रहा है। हाँ, ये जरूर हो गया है, अब माना कि नोटिस दे दी गई है उन पत्रकारों को और पत्रकार समूहों को जिन्होंने इस इंटरव्यू को किया है। अरे उनका क्या दोष है, उन्होंने तो इंटरव्यू किया। बताने वाले सतपाल मलिक सही कह रहे हैं तो जो उसकी जांच कराई जाए, और जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सत्यता को सिद्ध किया जाए, और जो दोषी हैं जिन्होंने देश के जवानों की सुरक्षा पे ढील की है, कोताही की है, जवानों को मरवाया है, उनको फांसी पे चढ़ाया जाए, नहीं तो सतपाल मलिक को दंडित किया जाए, जो दंड देना चाहें दें। उसमें पत्रकार बेचारा क्या करे, वो तो इंटरव्यू, वो तो ही वॉज ए मैसेंजर, ही वॉज ओनली कैरिंग ए मैसेज। खैर, यह आपका तंत्र है। अतीक अहमद को मार दिया, बहुत खुश हो रहे हैं, मार दीजिए, था गुंडा था, बदमाश था, मार दिया, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन 20,000 करोड़ कहाँ से आया ये तो बता दीजिए। सतपाल मलिक जो कह रहे हैं वो तो बता दीजिए। क्या आप मारने का या मरवाने का इसलिए करते हैं कि चर्चा का विषय बदल जाए और गोदी मीडिया केवल उस विषय पे अब अतीक पे डिस्कस करे 4 दिन, और सतपाल मलिक के इंटरव्यू पे डिस्कशन ना हो? ये देश की सुरक्षा के साथ, देश की अखंडता के साथ और हमारे वीर जवानों के परिवार के मानसिकता को, और CRPF BSF वालों को पेंशन नहीं मिलती तो इन परिवारों का क्या होगा, इनका जीवन कैसे चलेगा, जिनकी आपने व्यवस्था की दुर्बलता की वजह से, नेग्लिजियंस की वजह से उनकी शहादत हुई। क्या ये हमारा जानने का अधिकार नहीं है, हम देशभक्तों का, भारत माता से प्यार करने वाले का, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे वीर पराक्रमी प्रधानमंत्री देखे हैं? तो माननीय मोदी जी, आप लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है,
यहाँ पे कम से कम निष्पक्ष हो जाइए। ये हमारे वीर जवानों का मसला है जो -40 डिग्री पे और +50 डिग्री पे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हमारे लिए जान न्योछावर करते हैं। और क्योंकि वो मेरे शिष्य रहे, मैंने उनको पढ़ाया है, उनको मैं जानता हूँ कितने देशभक्त लोग होते हैं। उनकी शहादत अगर षड्यंत्र के तहत हुई है या ढिलाई की वजह से हुई है या क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से हुई है तो डूब मरने की बात है। तो इसकी जांच 5 दिन के अंदर हो, चंद्रचूड़ साहब इसका संज्ञान लें और इसकी जांच करवाएं और जो भी दोषी हो उसको फांसी दिलवाएं।